नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। बीते महीनों के दौरान उठे जज्बाती मुद्दों की कड़ी में ताजा विवाद देशभक्ति के एक नारे पर छिड़ा है। मुद्दा है कि क्या देश का कोई नागरिक भारत माता की जय बोलने से इनकार कर सकता है। ताजा संदर्भ की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को भारत माता की जय बोलने की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बयान जेएनयू में छात्रों द्वारा लगाए गए कथित राष्ट्र विरोधी नारों के विवाद के दौरान आया है। भागवत के बयान के करीब 10 दिन बाद एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं करने पर भागवत उनका क्या कर लेंगे। ओवैसी के इस बयान को फॉलो करते हुए उनकी पार्टी के नेता वारिस पठान को महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। ये निलंबन बीजेपी के मंत्री के प्रस्ताव पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के समर्थन से हुआ। लेकिन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता इस तर्क पर डटे हुए हैं कि भारतीय संविधान में कहीं भी भारत माता की जय बोलने को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इसे देश के किसी भी नागरिक पर थोपा नहीं जा सकता। फिर भी ओवैसी के बयान को भड़काऊ माना गया। राज्यसभा में गीतकार जावेद अख्तर के भाषण में इसका जवाब भी देखने को मिला, जब उन्होंने कहा कि संविधान में शेरवानी और टोपी पहनने के लिए भी नहीं लिखा गया है। देशभक्ति का ये रंग मध्य प्रदेश विधानसभा में भी देखने को मिला, जब कांग्रेस नेता की पहल पर पूरे सदन ने ओवैसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। इन कार्रवाइयों के बाद अब सवाल है कि असल में देशभक्ति क्या है। देश के नागरिक का धर्म क्या होना चाहिए। कौन बताएगा कि देश में कौन बड़ा और कौन नारा छोटा है। क्या देश के लोगों पर देशभक्ति की नई शर्तें थोपी जा रही हैं। देश में एक अच्छे नागरिक की परिभाषा क्या होनी चाहिए। जब देश में देशभक्ति नारों से तय हो रही हो, तो क्या सत्ताधारी पार्टी संविधान बदलने की पहल करेगी। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हैं राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सदस्य राज बब्बर। हमारे साथ हैं जावेद अली खान, आप राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। हमारे साथ हैं राकेश सिन्हा, आप आरएसएस विचारक हैं और इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। हमारे साथ हैं माधव नालपट, आप मणिपाल यूनिवर्सिटी में जियो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और आप द संडे गार्जियन में एडिटोरियल डायरेक्टर भी हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं सुभाष गाताड़े, आप लेखक हैं, एक्टिविस्ट हैं। और हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं वारिस पठान, आप विधायक हैं एमआईएम के महाराष्ट्र में। आपको महाराष्ट्र विधानसभा में भारत माता की जय नहीं बोलने के एक तरह से कहें जुर्म में विधानसभा से निलंबित किया गया है। और इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के लीगल एडिटर मनीष छिब्बर भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूं मैं, और यहाँ पर उपस्थित छात्रों का भी मैं स्वागत करना चाहती हूं। मैं अपनी चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले ये जरूर देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस विवाद की जड़ कहाँ पे है। हमको फख्र है इस देश पर और हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं। लेकिन कोई अगर हमको फोर्स करके ये कहेगा कि आप ये स्लोगन लगाइए, हम नहीं लगाएंगे। मगर ये सफाई ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद उल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम के विधायक वारिस पठान के काम नहीं आई। उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। इस पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी के भारत माता की जय बोलने से इनकार ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस बीच सवाल उठा है कि क्या भारत माता की जय बोलना सबके लिए जरूरी है और क्या ऐसा न करना देशद्रोह है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि लोग समझते हैं कि पहाड़ और नदियां, जंगल और विशाल खेत जो हमें खाना देते हैं और हम सबको प्रिय हैं, वो भारत है। लेकिन भारत इससे ज्यादा भी कुछ है। अंततः उनके जैसे लोग भी इसका हिस्सा हैं, जो इस विशाल भूभाग पर फैले हुए हैं। लेकिन आज देशवासियों की रोजमर्रा की समस्याएं ही चर्चा से गायब हैं। भूख और गरीबी के मसलों, रोजी रोटी के मुद्दों को उसी जोश से आज नहीं उठाया जा रहा है जितनी ताकत भावनात्मक बातों में लगाई जा रही है। तो क्या कोशिश लोगों की असली समस्याओं से ध्यान हटाने और जज्बाती मुद्दों में उन्हें उलझाए रखने की है? तमाम तरह के भ्रष्ट आचरण में शामिल लोग भारत माता की जय बोलते रहें तो क्या उन्हें देशभक्त माना जाएगा? और क्या ऐसा कहने में किसी ने हिचक दिखाई तो उतने भर से उसे देशद्रोही करार दिया जाएगा?
फिर ओवैसी जैसे लोग जय हिंद या हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने को तैयार हैं, तो भारत माता की जय बोलने में आखिर उन्हें क्या दिक्कत है? क्या ऐसी हिचक सांप्रदायिक गोलबंदी को बढ़ाने के लिए दिखाई जा रही है? मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार है। और मैं कहता हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या आज के दौर में ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि देशभक्ति को समता, स्वतंत्रता, न्याय के मूलभूत संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में देखा जाए, यानी इन मूल्यों में आस्था को ही इसका पैमाना बनाया जाए? मगर आज के शोरगुल में क्या इसकी गुंजाइश है? राकेश जी, मैं पठान साहब के पास जाऊं उससे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं। वो तो कह रहे हैं कि हम भारत माता की जय के नारे नहीं लगाएंगे, संविधान में इस तरह की बात नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक नारा राष्ट्रभक्ति की कसौटी हो सकता है? बहुत सारे और नारे तो वो लगा ही रहे हैं, सिर्फ एक नारे को आप राष्ट्रभक्ति की कसौटी क्यों मान रहे हैं? प्रश्न राष्ट्रभक्ति की कसौटी का नहीं है। देखिए, इसको समझना पड़ेगा। यह, इसको मैं कहता हूं विवादहीन विवाद, जिसके पैदा किसने किया है? जिस विषय पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, न था न आगे रहेगा, उसको विवादित करना। इसके लिए मैं महात्मा गांधी का एक अच्छा फ्रेज कोट करता हूं। उन्होंने मुस्लिम लीग से कहा था, 47 के बाद जो बचे हुए थे उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था थॉटलेस प्रेजुडिसेस एंड थॉटलेस प्रोवोकेशन से आप बचिए। विचारहीन जो पूर्वाग्रह और विचारहीन उत्तेजना से बचिए। आज ओवैसी जो कर रहे हैं वह विचारहीन उत्तेजना है। मोहन भागवत जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि नए युग के बच्चों को भी भारत माता की जय कहना सिखाना चाहिए। वो एक पर्सपेक्टिव में कहा, उसमें ना धर्म था सामने, ना जाति थी। देखिए, उपभोक्तावाद के युग में जिस तरह से बच्चे विरक्त हो रहे हैं, कभी कभी हम कहते हैं बच्चों को माँ बाप के प्रति सेवा करने का भाव सिखाना चाहिए। तो मेरी बात सुनिए, ओवैसी ने उसके 10 दिनों के बाद कहा मेरे गर्दन पे चाकू रखने पर भी नहीं बोलूंगा। भारत माता की जय बोलना नहीं बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना कि यह इंपॉर्टेंट है यह कहना कि मैं किसी हालत में भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यह वो भूल गए अब्दुल गफूर जो 1857 में मंगल पांडे के साथ थे, 1857 में मंगल पांडे के साथ थे। उन्होंने जब भारत माता की जय कहा, जब दादा भाई नौरोजी ने भारत माता की जय कहा, जब मौलाना आजाद ने भारत माता की जय कहा, और जब 1857 की क्रांति ही भारत माता की जय से शुरू हुई, लाल किले से जो क्रांति की आग लगी भारत माता की जय से हुई, तो यह भारत माता किसी एक व्यक्ति का चित्र नहीं है, किसी एक भूमि का चित्र नहीं है। भारत माता एक राष्ट्रवाद की भावना का चित्र है। इतिहास में जाएंगे तो हम भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण गिना सकते हैं, पर मैं इतिहास में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं वर्तमान में रहना चाहती हूँ। आज जिस युग में हम जी रहे हैं, वहां पर अगर विधायक को सजा मिलती है सिर्फ ये कहने से कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, और इसमें सभी दल शामिल हैं, तो जब वो विधायक को सजा दी जा सकती है तो आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? मैं विधायक के पास जाना चाहती हूँ जिसको ये सजा मिली है। कलेक्टिव कॉन्सेंस ऑफ इंडिया भारत माता की जय कहता है। इसी कारण से ये भारत माता की जय आरएसएस की संपत्ति नहीं है। अगर कलेक्टिव कॉन्शियस ये बोलता है तो संविधान में क्यों नहीं है ये? क्या कलेक्टिव कॉन्शियस जो है वो संविधान से कोई अलग चीज होती है क्या? उसका राज्यसभा में जवाब दे दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहा कि राष्ट्र की सामूहिक चेतना में भारत माता है, उसे आरएसएस से, कांग्रेस से, कम्युनिस्ट पार्टी का गुलाम मत बनने दीजिए। यह परिभाषा पीछे आगे और आगे की पीढ़ियों के लिए, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि देशभक्ति के नाम पर मौजूदा कमजोरियों, मौजूदा विफलताओं को ढकने की कोशिश की जा रही है। क्यों आप ऐसी देशभक्ति ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें जो इस समय मौजूदा कमजोरियां और कमियां हैं, जो विफलताएं हैं सरकार की और देश की, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। विवाद की टाइमिंग पर आप यह व्याख्या कर सकती हैं, लेकिन जिस विषय पर विवाद हो रहा है उसकी व्याख्या गलत है। विवाद की टाइमिंग गलत है, इसलिए विषय गलत हो गया, मैं नहीं मानता हूं। नहीं, विवाद की टाइमिंग तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी थी। आपने महात्मा गांधी को कोट किया, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत माता की जय बोलना जरूरी नहीं है। पठान साहब, आप अपने निलंबन पर क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, मेरा जो निलंबन है ये रोहित वेमुला के निलंबन जैसा ही निलंबन है। उसको भी एंटी नेशनल करार दिया गया, मुझे भी करार दिया गया। और मैं राकेश सिन्हा जी से कहना चाहूँगा कि मैंने ये शुरू नहीं किया था साहब, ना पहले मैंने शुरू किया था, ना विधान भवन में मैंने शुरू किया था। ये शुरुआत हुई थी जेएनयू के एक कंट्रोवर्सी से।
वो आगे चलती जा रही थी, जिसमें हिंदू पेपर में लिखा हुआ था कि आरएसएस के जो मोहन भागवत है उन्होंने कहा कि अब से युवकों को सिखाना चाहिए नहीं, सिखाना पड़ेगा। ये वर्ड था जो इंग्लिश में समझता हूँ उसमें हमने सिर्फ इतना कहा था कि कोई जोर जबरन आप हमको वो स्लोगन कहने से नहीं मनवा सकते हो जिसको नहीं कहने से कोई संविधान का उल्लंघन होगा। अगर हम ये नहीं कहते तो इसका हमसे पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म के ऊपर कोई दाग नहीं आता। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, हम जय हिंद के नारे लगाते हैं। तो इस पे बवाल ये मच गया कि विधान भवन में बीजेपी के विधायक खड़े होते हैं और मुझसे जबरन कहते हैं सभा में कि आप सबसे पहले यहाँ पर ये स्लोगन लगाइए, आपको ये स्लोगन लगाना ही होगा 3 मरतबा 4 मरतबा परसिस्टेंटली। और जब मैं कहता हूं कि साहब मैं नहीं लगाऊंगा और आपके कहने से तो नहीं लगाऊंगा, मैं कहता हूं हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद, तो सारे के सारे कांग्रेस वाले खड़े हो जाते हैं, सारा राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी सब खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि बोलना पड़ेगा। पठान साहब कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोला, हमने जय हिंद भी बोला। मैं राजबब्बर साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, वो क्या देशभक्ति का कोई एक नारा ही राष्ट्रभक्ति का पैमाना हो सकता है क्या? क्या कोई नारा छोटा और कोई नारा बड़ा हो सकता है क्या? और अगर ये हो सकता है तो इसको कौन तय करेगा कि जय हिंद छोटा है और भारत माता की जय बड़ा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का और जहाँ तक सवाल है कि मिस्टर पठान जो हैं, जो विधायक हैं, इस देश के तमाम कांग्रेस के लोगों का फैसला कोई विधानसभा में बैठे हुए लोग नहीं कर सकते हैं। मैं इसको बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर आप देखें तो हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी कि कोई भी पहचान के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम झंडे को सैल्यूट नहीं करते, तो इसके माने ये नहीं है कि हम अपने देश को, झंडे का सम्मान नहीं कर रहे हैं। झंडे को सैल्यूट करने वालों ने अपने अपने मुल्कों में क्या देश का हाल किया है। उन्होंने कई देशों का उदाहरण भी दिया था। तो मैं इस बात को सीमित नहीं रखना चाहता और मैं चाहूँगा कि ये बात जिस तरह से फैलाई जा रही है, जिस तरह से इस बात को, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत ही, मेरी राय में अगर मानेंगे तो बहुत ही ज़ाती है। बहुत राजबब्बर जी, एक मैं अपने दर्शकों के लिए एक सवाल बहुत क्लियर उसका जवाब जानना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के आइडिया ऑफ इंडिया के साथ है, जिसमें आपने कहा कि केवल झंडे को सैल्यूट करना देशभक्ति का पैमाना और कसौटी नहीं हो सकता, उसमें देश झंडे के साथ नागरिकों की बातचीत और संवाद होते रहना चाहिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में यही भाषण दिया था। लेकिन आपकी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? चाहे वो महाराष्ट्र विधानसभा की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश विधानसभा की बात हो, क्या आप लोग राहुल गांधी के आइडिया ऑफ इंडिया से अलग कोई विचार सोचते हैं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ना वो लोग सोच रहे हैं। मैं यही एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा मुझे वक्त दें, इस बात को समझने के लिए हमें 4 चीज़ों को समझना होगा। किसी भी बात पर अगर कोई टिप्पणी कर रहे हैं किसी विधानसभा में, या किसी भी बात को हम लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मोहन भागवत साहब ने क्या कहा और क्यों कहा, देखिए विद्वान आदमी है, उन्होंने ज़रूर कोई ना कोई इसके पीछे की चीज़ तो ढूंढी ही होगी। आज किसी मुसलमान के सामने आप भारतीयता कह दीजिएगा, क्या आपको भारतीयता में यकीन नहीं है, वो घबरा जाएगा, उस नाम से घबरा जाएगा। तो इन शब्दों को कॉइनिंग कैसे होता है? अगर आप कह दीजिए कि भाई तुम्हारे अंदर इंडियननेस होनी चाहिए, बिल्कुल है साहब, हम बहुत ज़बरदस्त इंडियन, हम बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं, वो मानने को तैयार हो जाए। तो शब्दों को कॉइन जो है, राकेश सिन्हा साहब का यही तो सबसे बड़ी इनकी यूएसपी है कि शब्दों का बहुत ही तरीके के साथ में चयन किया जाता है, उन शब्दों को दिया जाता है। सबसे पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं बिल्कुल पठान साहब की बात से सहमत नहीं हूँ, कतई सहमत नहीं हूँ कि किसी भी बात को इतना ज़बरदस्त तरीके से कहना। दूसरी चीज़ है सोशल, तीसरी चीज़ है सेंटिमेंटल, और चौथी चीज़ है जो हमारे एक माहौल के अंदर अगर हम उसको बात को कहें तो हम पॉलिटिकली या अदरवाइज, या हम उसको किस तरह से लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो इस पर कोई बहस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी इंडिया माने भारत, इंडिया माने भारत। तो भारत जो है, अगर हम अपने आदिकाल में जाते हैं, अगर हम वेदों में जाते हैं, तो कहीं भी भारत को हम इस रूप में नहीं लेते कि जिसको हम कहें कि साहब ये स्त्रीलिंग है। भारत भरत के नाम से है,
भारत के नाम से, और अगर दूसरा नहीं, हम उसके वैचारिक पहलू पे नहीं जाना चाहते हैं। मैंने आपसे बिल्कुल सीधा सवाल पूछा था। मेरी पार्टी वैचारिक पार्टी है। नहीं, अगर वैचारिक पार्टी है तो मुझे ये बता दीजिए कि आपकी पार्टी जो विधानसभाओं में स्टैंड ले रही है और जो लोकसभा में स्टैंड ले रही है उसमें फर्क क्यों है? ये स्टैंड परसेप्शन के व्हिच आई वाज गोइंग टू कम। आप कह रहे हैं कि परसेप्शन के स्टैंड है। मैं आगे आऊंगी आपके पास। जावेद अली साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं ये परसेप्शन का स्टैंड है। एक सोशल लाइफ होती है और दूसरा पॉलिटिकल लाइफ होती है, दोनों को और कुछ भावनात्मक मुद्दे भी होते हैं। जनता की भावना को देखते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी जगह पे सही हो सकता है आने वाले बहस में और इसकी क्लैरिटी हमें मिले। आप लोगों की क्या राय है? ये तो कह रहे हैं कि विवादहीन विवाद है ये। मेरा मानना ये है कि ये गैर ज़रूरी विवाद है। भारत के अंदर राष्ट्रवाद को लेकर के, राष्ट्रभक्ति को लेकर के बहस होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद जो भारत हमें मिला है वो भारत सबकी सहमति से मिला है, बराबर अधिकारों के साथ मिला है, उसके अंदर हर कोई बराबर है। लेकिन यहाँ बार बार ऐसे प्रश्न उठा दिए जाते हैं जिस तरीके से ओवैसी साहब या पठान साहब भारत माता की जय बोलने से इनकार करते हैं। जितना ये उनका काम हमें पसंद नहीं है, इतना ही हमें मोहन भागवत जी की ये निर्देश भी नापसंद है कि हमें भारत माता की जय बोलना सिखाना पड़ेगा। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। देश के अंदर हम हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश से हम प्यार करते हैं। हमारे पूर्वजों का, हमारे से मतलब हम सब के पूर्वजों का इस देश को बनाने में और आज की स्थिति में लाने में एक योगदान रहा है। तो यहाँ देश के प्रति कौन कितना प्रेम रखता है या नहीं रखता है, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। मैं कहना ये चाहता हूँ लेकिन कि सांप्रदायिक पिछले 6 महीने से तो लगातार एक के बाद एक मुद्दे आ रहे हैं जिसमें लग रहा है कि मैं ये जो कहना लोग चाहता हूं, भारत माता की जय नहीं करते हैं, जो लोग झंडे पहले की इस सैल्यूट विषय नहीं पर करते कह हैं, दूं, जो लोग नारे लगाते हैं वो सब जो है पहले मैं आज देशद्रोही इस हैं। बात पर कह दूं, हिंदू सांप्रदायिक शक्तियां आग लगा रही हैं और मुस्लिम सांप्रदायिक शक्तियां उसमें घी डालने का काम कर रही हैं। ये देश के सवालों से, जनता के सवालों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए हो रहा है। जेएनयू पर बहस करो, वेमुला के सवाल पर बहस करो, भारत माता की जय पर बहस करो और विजय माल्या को अरबों खरबों रुपए लेकर के हिंदुस्तान से जाने दो। जावेद जी, ये सभी बात तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि इस समय देश की स्थिति क्या है। हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि आज आप लोग किस स्टैंड के साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं या ओवैसी की पार्टी के साथ खड़े हैं। आपको ये तो तय करना पड़ेगा, क्योंकि आज देश में यही माहौल है। देश के या तो साथ आप खड़ा झंडे को हूं, सलूट कीजिए ना या मैं फिर कह इनके दीजिए कि आप साथ खड़ा देशभक्त नहीं हूं, हैं। ना ओवैसी के साथ खड़ा हूं। ओवैसी और भागवत एक दूसरे के पूरक हैं। वो हिंदुस्तान की जनता के साथ, हिंदुस्तान के लोगों के साथ, ना हिंदुओं के साथ, न मुसलमानों के साथ वो कोई न्याय नहीं कर रहे हैं। वो एक दूसरे को खुराक एक दूसरे की उपलब्ध करा रहे हैं। 10 सेकंड। देखिए, एक ऐसा ही है कि भागवत जी कहेंगे कि ऑक्सीजन लेना चाहिए, तो या तो ओवैसी कहेंगे नहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेना चाहिए थी, कहेंगे भागवत जी ओवैसी पूरक है। नहीं, जावेद जी आप और विचारक राजेश जी, आप हैं, मुद्दे को आप डाइवर्ट मत जिम्मेदारी कीजिए। से बात नलपत साहब, कीजिए। मैं आपके पास और आना कितने चाहती लोग हूँ। बीजेपी के आरोपित हुए हैं, मैं आपको गिनवाता हूँ। कौन देशभक्त है और कौन देश विरोधी है, और पैमाना है नारेबाजी। अगर आप नारे लगाते हैं तो भी आप देशद्रोही हो सकते हैं, आप नारे नहीं लगाते हैं तो भी देशद्रोही हो सकते हैं, जैसा कि इस मामले में देखने को मिला। पठान साहब कह रहे हैं हम नारे नहीं लगाएंगे तो वो देशद्रोही हो गए। जेएनयू में लड़कों ने नारे लगाए, वो भी देशद्रोही हो गए। एक नारा है जो देशभक्ति का पैमाना और कसौटी बना हुआ है, क्या कहेंगे आप? क्या सिर्फ एक नारे से देशभक्ति का पैमाना तय होगा, और क्या वही नारा सबसे उच्चतम और सर्वोच्च नारा साबित होगा? ये कौन तय करेगा? जी, पहली बात यह है कि यदि भारत माता की जय कहेंगे या हिंदुस्तान की जय या इंडिया की जय या भारत की जय, ये सब, इसमें सब देशभक्ति तो होगा। सिर्फ एक नहीं, सारे स्लोगन में देशभक्ति होगा। नहीं तो किस लोग का अंदर देशभक्ति नहीं है, वो जो भी स्लोगन कहेंगे उनका अंदर देशभक्ति नहीं होगा। ये देशभक्ति तो है, ये स्लोगन कहने में नहीं है, ये तो काम करना, ये ड्यूटी उसमें है।
दूसरी बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हम कहते हैं, एक डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि कहने के लिए अधिकार है और ना कहने के लिए भी अधिकार है, तो दोनों को अधिकार है। यदि मैं चाहता कि मैं ऐसा कह सकता तो कह सकता, और फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी में एक सिटीजन नागरिक का राइट है। उसी समय मैं कहता कि मैं नहीं कहूंगा तो वो भी एक राइट है। परंतु ऑफ कोर्स सिर्फ बात हुई है कि ये जो मिस्टर पठान ने कर दिया वो थोड़ा अनडिप्लोमेटिक था, वो तो सही बात है। अनडिप्लोमेटिक अलग चीज है और गैर संवैधानिक अलग। अगर कोई अनडिप्लोमेटिक होता है तो क्या उसे विधानसभा की कार्रवाई से निलंबित किया जा सकता है? क्या उस पार्टी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है? क्या इसे आप सही मानते हैं? बिल्कुल नहीं। वो सच में हम सुनना चाहिए उनका ओपिनियन क्या है, उनका व्यू क्या है, असेंबली का अंदर ही सुनना चाहिए और ये ब्लॉक नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उनको जो ये सेशन से जो हटा दिया वो भी मेरे ख्याल से वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का विरोध है। जी, मैं पठान साहब आपके पास आऊं उससे पहले मैं सुभाष गाताड़े जी आपके पास आना चाहती हूँ। आज अखबारों में एक खबर छपी है जिसमें यह है कि एनीवन हु डज नॉट से भारत माता की जय इज एंटी नेशनल, या आरएसएस की तरफ से बयान आया है। और आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय हसबोले ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ये बात कही है कि जो लोग भी भारत माता की जय नहीं बोलते हैं वो एंटी नेशनल हैं। आप सब कह रहे हैं कि नहीं, नेशनलिटी की अलग अलग परिभाषा हो सकती है, तो फिर ये बात क्यों आ रही है? आप कह रहे हैं कि बिना विवाद की बात कही जा रही है। बिना विवाद की बात कही जाती तो आरएसएस को ये दोबारा कहने की क्या जरूरत थी? देखिए, मुझे लगता है कि मैं एक तरफ एआईएम की पॉलिटिक्स के साथ नहीं हूँ, मैं उनकी पॉलिटिक्स का विरोध करता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में जो शर्मनाक वाकया हुआ मैं उसकी निंदा करता हूँ। उनको पूरा हक था कहने का, बात कहने का, और भारत माता के नाम तौर पर अगर उन्होंने मना किया था क्योंकि वो संविधान में ऐसी बात शामिल नहीं है। तो आप जबरदस्ती ये जो पूरा देश में माहौल बनाया जा रहा है आरएसएस की तरफ से, हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से, कि आपको खास ढंग से ही इस मुल्क को खास ढंग से ही देखना होगा। अगर आप ऐसे नहीं देखेंगे तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप ऐसा ही रहना चाहिए। रोहित वेमुला को भी एंटी नेशनल घोषित किया गया था। तो ये पूरा सिलसिला जो चला है और राष्ट्रभक्ति को बहुत सीमित किया जा रहा है, और मुझे ज़्यादा व्यापक चिंता सिर्फ इस विवाद को लेकर के नहीं है। पूरा देश के अंदर ये सारी बातों को ट्रिवियलाइज किया जा रहा है। आप कोई बड़ी बात करते हैं, जैसे गांधी जी की अगर बात करें, गांधी जी की इमेज को भी खास रिड्यूस किया जा रहा है। मान ली कि क्लीन इंडिया का नारा अगर दे दिया तो गांधी जी का पूरा जो आंदोलन है उसकी वजह आप बार बार लोगों को, नौजवानों को याद आएगा कि भाई क्लीन इंडिया पर गांधी जी सिर्फ सफाई की बात करते हैं। तो एक तरह से पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को भी एक तरह से रिड्यूस किया गया है। तो ये एक पूरा सिलसिला हमारे मुल्क में चल पड़ा है, और इसी ढंग से भारत माता की बात। और दूसरी एक बात मैं कहूंगा कि भारत माता को लेकर के जो ऑब्जेक्शन है, भारत माता का जेनेसिस जो है वंदे मातरम उपन्यास, बंकिम चंद्र का उपन्यास आनंद मठ उपन्यास में है, और जिस तरह से उन्होंने इंडिया को कंसीव किया था और जिसमें मुसलमानों को उस पर टारगेट किया गया है, तो वहां से ये जेनेसिस है। और इसी वजह से अगर खास समुदाय के लोग अगर नहीं बोलना चाहते तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? इतिहास में उसका किस तरह से वर्णन किया गया है और क्यों संविधान में इसे नहीं लिया गया, वो इतिहास पढ़ने के लिए बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर हैं, बताने के लिए और कहने के लिए, और अखबार के विद्वान हैं जो बताते रहेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर आरएसएस ये मानती है, देखिए हसबोले साहब का आज बयान है, 3 मार्च को मोहन भागवत जी का बयान था, दोनों ही बयान में आप कह रहे हैं कि ये विवादहीन बयान है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, आरएसएस मानती है कि अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो आप एंटी नेशनलिस्ट। ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ वो मैं बताना चाहता हूँ। आप एक बात सुन लीजिए। देखिए, संघ की आलोचना आप कीजिए, संघ की आलोचना करते करते भारत की राष्ट्रवाद की आलोचना करने लगते हैं, भारत माता की आलोचना करने लगते हैं। नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिखा? भारत माता उपशीर्षक दिया, कहा मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं भारत माता की जय। तो मैं लेकिन उसके बाद क्या कहा वो भी बता रहा हूं ना, मैं उसके बाद क्या सुन लीजिए, तो मैं वही बता रहा हूं। आप इतना क्यों घबरा रही हैं? भारत माता कौन है? तो कोई कहा यह है, कोई कहा वन पर्वत पहाड़ सब सारे भारत माता हैं, हम और आप दोनों भारत माता हैं। तो आप कह सकते थे, तो आपने वन पर्वत पहाड़ नक्शा सबको तो भारत माता बता दिया, फ्लैग को भारत माता बता दिया, नारे को भारत माता बता दिया, हम और आपको छोड़ दिया। आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपको कंप्लीट होने दीजिए। यदि ओवैसी यह कहते,
या जावेद साहब ये कहें कि आरएसएस की जो कल्पना भारत माता की है उसकी हम जय नहीं करते, हम भारत माता की जो कहते हैं उस भारत माता की कल्पना ये है। नहीं, तो लेकिन- यह देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, आप भारत माता को ही खारिज कर रहे हैं, तो यह राष्ट्रवाद के विपरीत नहीं नैरेटिव है तो और क्या है? ओवैसी की जो नैरेटिव है, जो उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं, दुर्भाग्य क्या है इस देश में। मैं 3 मुसलमानों का नाम ले रहा हूं, AFIG कम्युनिस्ट पार्टी के थे, मोइन सकीर कम्युनिस्ट पार्टी के थे। आज दुर्भाग्य है कि AFIG मोइन सकीर रेफरेंस पॉइंट नहीं होकर ओवैसी रेफरेंस पॉइंट बन रहे हैं। उन्हें बैन कर दीजिए, मैं अगला सवाल यही उन्हें बैन कर दीजिए। आप बैन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। संशोधन कर दीजिए, आप हिंदुस्तान के शर्तें अंदर लगा दीजिए। 10 संगठन मैं बैन से है, बात करना उन्हें चाहती बैन कर दीजिए अगर वो पृष्ठभूमि भारत के विरोधी है। सरकार है तो अगर आपके पास जो भी आपके विरोधी हैं उन्हें सबको बैन कर दीजिए। ओवैसी सभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तो कंफ्यूज्ड है, महाराष्ट्र में कुछ कर रही है, राजबब्बर साहब कुछ कर रहे हैं। कांग्रेस विचारहीन पार्टी बन गई है, जिसकी विचार में अराजकता आ गई है। मध्य प्रदेश कुछ, महाराष्ट्र कुछ, राजबब्बर साहब कुछ। जिनको जाना था वो चले गए और हम लोग वो हैं जो जिना की 2 नेशन थ्योरी ठुकरा के यहाँ पर बैठे हैं। और वी आर बाय बर्थ एंड बाय चॉइस एंड वी आर प्राउड इंडियन मुस्लिम। और जो कल हुआ विधान भवन में परसों के दिन, वो ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ है। साहब, पूरे देश ने कांग्रेस का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का सबका 2 मुहैया चेहरा देख लिया है। ये किस तरह से मुसलमानों को आज तक बहका के फुसलाकर वोट लेते थे, उसकी राजनीति इस तमाम देश ने देख लिया है। लेकिन क्या आप लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं? ये सवाल भी बहुत वाजिब है और पूछा जाएगा, पर आप लोग का वो आरोप लगा रहे हैं, आप लोग का 2 मुहा चेहरा सामने आ रहा है। मुझे जरा थोड़ा वक्त दीजिए। हाँ। ये जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, इनका जो नजरिया है, और मेरा ख्याल से इस वक्त देश में जो ये साबित करना चाह रहे हैं यही है कि ये इस देश में मुसलमान की बात करके, मुसलमानों के जो एक नेतृत्व है, लीडरशिप है, उसके ये वाहिद अकेले लीडर बनना चाह रहे हैं। लेकिन मुसलमान जो है, इस देश का जो ज़मीन का मुसलमान है, वो शायद ये बात समझता है कि जिस तरह से ये लोग क्या करते हैं, बिहार में क्या किया, और यहाँ भी जिन लोगों के साथ जिनकी ये मदद कर रहे हैं, वो तमाम आरएसएस के लोगों की ही मदद कर रहे हैं। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। आप विस्तार से बात करिएगा, मगर ब्रेक के बाद मनीष शिबर, मैं आपसे जानना चाहती हूं, अभी जितने भी दल इस समय देश में हैं, ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि इस बहुसंख्यक राजनीति के फेर में पड़ गए हैं और उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वोट बैंक छिटक जाए, इसलिए सब इस नारे को सपोर्ट करने लग गए हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक जो कानूनी प्रश्न है उसका जवाब देना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी नहीं लिखा है कि वंदे आप नेशनल एंथम में आप खड़े होंगे या बैठे रहेंगे। ये एक बाद में कानून आया, उसमें ये कहा गया कि अगर नेशनल एंथम कहीं पे हो रहा है और आप उसमें बाधा डालते हैं तो आप सज़ा के हकदार है। ये नहीं कहा है कि आप बोलेंगे। अब मैं भारत माता की जय पे आता हूँ, उसके बारे में तो कोई कानून भी नहीं है। अब हो ये रहा है कि एक फ्रेज है उर्दू में, इस हमाम में सब नंगे हैं। वो आज की सब पॉलिटिकल पार्टीज पे पक्का पूरा बैठता है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि हम लोगों का जो मिडिल क्लास जो और गरीब तबका है ये हमसे दूर हो रहा है, क्योंकि नेशनलिज्म की डिबेट पूरी तरह बीजेपी आरएसएस लेके जा रही है। तो कांग्रेस भी अब उसी डिबेट में शामिल होके, और अब ये जिसको कहते हैं ये नए नए मुसलमान बने हैं, ये ज्यादा मुसलमान दिखा रहे हैं। हाँ। और इसीलिए इन्होंने वारिस पठान पे जो आप मतलब वारिस पठान ठीक कहते हैं कि ज्यादा हमला कांग्रेस ने किया, बीजेपी तो वहाँ कह रही थी कि आप ठीक है इनको सेंसर करके छोड़ देते हैं। कांग्रेस ने कहा नहीं नहीं, निकालिए इनको हाउस से, सदन से निकालिए। अब मुझे लगता है कि ये देखिए, आप जो सिन्हा साहब ने टाइमिंग की बात कही, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक उन्होंने बात कही, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन आती है आरएसएस के लीडर कुछ ना कुछ एक ऐसा मुद्दा उठा लेते हैं। बिहार इलेक्शन आई तो रिजर्वेशन पे आरएसएस प्रमुख बोले, अब 5 राज्यों में इलेक्शन आ रही है तो इनको ये नेशनलिज्म की डिबेट आ गई। इसीलिए मैंने कहा ये ताज़े ताज़े मुसलमान बने हैं, क्योंकि इनको लगा कि बीजेपी सारा जो हिंदू मेजॉरिटी वोट है वो बीजेपी के फेवर में ऐसा ना हो कि पोलराइजेशन हो जाए। तो इसलिए अब कांग्रेस ने न्याय शुरू किया। नहीं तो क्या वजह है कि 20 दिन पहले कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट जेएनयू में जाके आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते, पार्लियामेंट के बीच में खड़े होके वो कहते हैं मेरे को इस बात का गर्व है कि हेलो जी जी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने मेरे को काला झंडा दिखाया। और अब उसी पार्टी के लोग कांग्रेस के महाराष्ट्र में एक मेंबर को सिर्फ इस बात के लिए निकालना चाहते हैं कि वो भारत माता की जय नहीं बोलता, जो कि कानूनी
मैं एक बार फिर कह रहा हूं, कानूनी जरूरी भी नहीं है। मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था कि परसेप्शन की बात, और अगर इस व्यक्ति का विरोध किया जिसने इस बात को, इस नॉन इशू को, जो कि मतलब नहीं, भारत माता की जय जय बोलो या जय हिंद बोलो, या भारत के बारे में अगर आप कहें कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, या हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। और शायद ये हैदराबाद के हैं, इनको याद होना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में जय हिंद का जो नारा बना था वो इन्हीं के यहाँ आबिद हसन होते थे, जब पनडुब्बी से बैठ के चले आ रहे थे, जय हिंद का उस वक्त शुरुआत हुई थी। एक तरफ ये लोग थे जो मदद कर रहे थे वो हिंदुस्तान के सरकार यहाँ पर लोगों के खिलाफ, और एक तरफ जो था आबिद हसन था जिसने एकता के लिए, यकजहती के लिए उसने जय हिंद की बात की, और नेताजी सुभाष चंद्र ने। और आज भी जय हिंद कहते हुए ना किसी मुसलमान को तकलीफ होती है, लेकिन हाँ, भारत माता की जय कौन कहलवाता है इस पर दिक्कत होती है। ये बात समझने की जरूरत है कि ऐसे लोग जो बिला वजह भारत माता की जय की बात करके एक ऐसे लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, और देश के अंदर हिंदू एक तरफ खड़ा करना चाहते हैं, मुसलमान एक तरफ खड़ा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। समाज में जाकर बात करने की हिम्मत है तो जाए, उनको पता लगेगा जवाब क्या होता है। कोई मुसलमान ऐसे लोगों का साथ देने को तैयार नहीं, उसकी गवाही आपको बिहार के अंदर मिल चुकी है। देखिए, आप कहते हैं जय नहीं कहना, तो जनगण मन में ही भी जय है, जय हो भारत भाग्य, तब तो जनगण मन मत गाइए। अरे देखिए, जय हिंदुस्तान तो कह ही रहे हैं। जय वंदना नहीं है, जय भारत माता की जय फिर क्या है? पूरी आजादी के आंदोलन को यदि आप खारिज करना चाहते हैं, पूरी आजादी के आंदोलन का कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, हम नहीं, कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, उसका एक ही नारा था भारत माता की जय। इसका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई संबंध नहीं है। भारत माता धर्म के धर्म और आस्था से ऊपर की चीज है। नहीं, आपने गलत उदाहरण दिया है। महात्मा गांधी ने कहा था हिंदू मुसलमान की जय, भारत माता की जय। पूरे हिंदुस्तान में भारत माता की जय था, उन्होंने हिंदू मुसलमान क्या, सिख ईसाई की जय क्यों नहीं हो? हिंदू मुसलमान की जय। लेकिन अगर आप मानते हैं कि भारत माता की जय से ही देशभक्ति प्रूव होनी है, तो मेरा सवाल है कि आप लोग शर्तें बनाइए, आप रूल बनाइए, संविधान चेंज कीजिए, और संविधान चेंज कीजिए, और लोगों को बताइए कि भारत माता की जय होना जरूरी है। कम से कम देश के नागरिकों को पता तो चले। किसी विचारधारा का एक अधिकार नहीं है भारत माता पर। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। पठान साहब, अब भी ये माना जा रहा है कि आप लोग जो स्टैंड ले रहे हैं, दरअसल वो अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से स्टैंड ले रहे हैं। अदरवाइज आपका इतिहास बताता है कि आप लोग भारत के साथ उस तरह से ईमानदारी से प्रस्तुत नहीं हुए हैं। ये गलत बात है, बेबुनियाद इल्जामात है। मैं पूछना चाहूंगा, राकेश सिन्हा जो आरएसएस के प्रचारक आपके साथ बैठे हुए बड़े प्रोफेसर है, हिंदुस्तान की आजादी में कोई मुझे एक आरएसएस के लीडर का नाम बता दीजिए। कोई नहीं था। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार 1930 में जेल गए, 1 साल सश्रम कारावास की सजा मिली। आर्काइवल डॉक्यूमेंट यदि किसी को देखना है तो मेरे पास आकर देख ले। अपने हेडक्वार्टर के अंदर नागपुर में 52 साल तक 30 में सरसंघ चालक थे, 30 में सरसंघ चालक थे, 30 में सरसंघ चालक थे। पेट्रोलिज्म की बात करते हो आप चैनल के ऊपर। पठान साहब, आप मुझे जवाब दीजिए। पठान साहब, एक सवाल इनसे पूछ लो। पठान साहब जवाब दीजिए, 17 सितंबर को आप काला दिवस क्यों मनाते हैं? हैदराबाद के इंटीग्रेशन डे को अभी तक आपकी पार्टी काला दिवस मनाती है, काला झंडा फहराती है। आप कहिए, हैदराबाद के इंटीग्रेशन को स्कूट हैदराबाद आप नहीं कहते हैं। जबरन कब्जा किया गया, अभी तक आपकी पार्टी के मुखपत्र में कहा जाता है। सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। हम कहते हैं गर्व से इस मुल्क पर, इस मुल्क से हमको बेहद प्यार है। इनको जितना प्यार नहीं होगा उससे ज्यादा वारिस पठान को प्यार है। अगर कोई इस मुल्क के ऊपर मैं अपने ख्वाबों ख्यालों में इतना प्यार आपको है तो भारत माता की जय बोल दीजिए। नजर डालेगा तो ये नहीं आएंगे, मगर वारिस पठान पहला आदमी होगा जो जाएगा लड़ने, उसके खिलाफ बात करेगा। अगर कोई इस मुल्क के खिलाफ आसफ अली क्या देशद्रोही थी जो भारत माता की जय बोली? मुल्क के प्रति प्यार नहीं, अरुणा आसफ अली को याद कर लीजिए। और ये है नेशनलिज्म, कांग्रेस में थी, मैं आरएसएस की नहीं थी। चैलेंज करते जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता थे जो भारत माता की जय। राकेश जी, कुछ और लोग भी हैं। हाँ, अगर कहा जाता है कि लोग जब रोटियां मांगे तो नारे दे दो उनको, आज की तारीख में
मैं ये देख रहा हूँ चाहे आरएसएस की तरफ से चाहे बीजेपी की तरफ से यही कोशिश की जा रही है। जो सवाल है, बुनियादी सवाल है, जिसको खड़े हो रहे हैं, बैड डेप्ट का सवाल है, 1,14,000 करोड़ लेकर के जितना बड़ा बैड डेप्ट का सवाल है, किसानों की आत्महत्या का सवाल है, तमाम ऐसे सवाल जिसकी वजह से ये हुकूमत कटघरे में खड़ी हो रही है, जिसकी वजह से मैं आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था, मुझे बोलने दीजिए बात। तो जिसकी वजह से पिछले महीने से रोहित वेमुल्ला के सवाल पर जब इनका पूरी पार्टी का, पूरे संघ का एंटी दलित चरित्र उजागर हुआ, तो ये सारी राष्ट्रवाद की बहस, देशभक्ति की बहस जानबूझ के खड़ी की जा रही है। वो सवाल वो विफलताओं को छुपाने के लिए देशभक्ति की बहस खड़ी की जा रही है। ये तो एक बात हो गई, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, अब देशभक्ति की बहस खड़ी हो चुकी है, अब देशभक्ति जो है कसौटी के रूप में लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर आप झंडे को सलूट करते हैं, अगर आप नारे लगाते हैं, ये नारे लगाते हैं, वो नारे लगाते हैं, आप देशभक्त हैं। मेरा ये सवाल है कि अगर यही बार बार उठा के ले आना है तो आप लोग क्यों नहीं एक रूल बना देते हैं, क्यों नहीं संविधान में संशोधन कर देते हैं, क्यों नहीं देश के नागरिकों को ये बता देते हैं कि देखिए ये 10 शर्तें हैं, अगर आप इस शर्त को मानते हैं तो आप देशभक्त हैं, अगर ये नहीं मानते हैं तो देशभक्त नहीं है। कम से कम बहुत सारे इनके जैसे, हमारे जैसे लोगों को पता तो चल जाएगा कि हमने क्या गलती कर दी जो देश के खिलाफ हो गया। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। पहले तो एक कमेंट कर दूं, ये जो डेट है और जो गरीबी है वो 1.5 साल में आई है कि 60 साल में आई है, पहले ये भी जवाब दे दीजिए। नंबर 1। दूसरी बात मैं बता दूं, देखिए मैंने कहा व्यक्ति की पृष्ठभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज राज बब्बर साहब कहते हैं, जावेद साहब कुछ कहते हैं, तो एक विचारणीय विषय होगा। मैं इसका कारण बताता हूँ। जब 15 अगस्त को ध्वज फहराया जा रहा था तो महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए। किसी ने महात्मा गांधी को नहीं कहा कि आप देश की स्वतंत्रता में शामिल क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा मैं संदेश नहीं दूंगा। जब बीबीसी उनसे गई थी संदेश मांगने, देश स्वतंत्र हुआ, तो उन्हें मना कर दिया। तो व्यक्ति की, पार्टी की विचारधारा की पृष्ठभूमि देखी जाती है। तो फिर संघ की भी पृष्ठभूमि देखी जाएगी। देखी जाएगी फिर। अब देखिए इसको गंभीरता से मैं जो बातें कह रहा हूँ, मैं कोई श्री गुरु जी को और श्री डॉक्टर हेडगेवार को कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं गांधी जी को, महात्मा गांधी को कोट कर रहा हूँ। अब मैं इसमें छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ। जब भारतीय राष्ट्रवाद का अभ्युदय का काल था, वह काल 1757 से लगातार भारत का एक अलग चित्र नहीं, मैं इतिहास बात ही नहीं करना चाहती हूँ राकेश जी, मुझे उस मामले में नहीं उलझना है, मुझे वर्तमान के बारे में बात करना। मैं जानना चाहती हूँ वो कौन सी 10 शर्तें हैं जिसके आधार पर आरएसएस ये कहेगी कि ये व्यक्ति, ये नागरिक देशभक्त है और ये नागरिक देशद्रोही है। वो शर्तें आप लोग बताइए। आपकी भावना इस देश के साथ हो ही राष्ट्रवादी बनाता है, और भावना क्या जय हिंद बोलने वाले की भावना नहीं? भावना का अभिव्यक्तिकरण, जय हिंद बोलने वाले की भावना, आप बार बार कहते हैं भावना का अभिव्यक्ति। मैं सुनिए, भावना का कुछ नहीं, उदाहरण दे रहा हूं, भावना का उदाहरण दे रहा हूं। हिटलर भी भावना की बात करता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मैं गूंगा हूं तो जय बोल नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता, तो मेरी भावना से आप मुझे क्या आपकी पृष्ठभूमि हम समझ लेंगे। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ये क्या भावना? इसका उत्तर सुन लीजिए। जब आपने इतना बड़ा सवाल भावना, देखिए भावना का उत्तर सुन लीजिए। 1930 में नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी कहा, महात्मा नहीं कहा। पूरा कांग्रेस का अधिवेशन, अंत में वही मोहम्मद अली जिन्ना उसी संकेत को रिजेक्ट करके 47 में क्या कर गया। देखिए संकेतों का एक अपना महत्व है, संकेतों के खिलाफ। मैं चाहती हूँ कि ईरान में हिजाब न पहनना भी देशद्रोह है। वैसे ही आप लोग बता दीजिए कि कौन कौन से भारत माता की जय को हिजाब से कहां तुलना कर रहे हैं? मैं तो तमाम देशों के उदाहरण से कह रही हूँ। आप क्या चाहते हैं, लोग भारत माता की जय ना कहें? नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप लोग वो शर्तें बता दीजिए किन आधार पर देशभक्ति तय होगी। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, सिन्हा जी जरा माफ कीजिएगा, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि सारा मीडिया आरएसएस को इतना महत्व दे क्यों रहा है। आरएसएस हमारी राजनीतिक व्यवस्था का, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर कोई बात कही जाए तो उस पर टिप्पणी करना ज्यादा उचित है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज बीजेपी का, आरएसएस का, या ब्रॉडर तरीके से कह लीजिए संघ परिवार का, सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा तय होती है, मतलब आप लोग खुद ही मानते हैं। ठीक है, बात तो करनी पड़ेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनका एक प्लान है। इनका प्लान क्या है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्हें तो राष्ट्रद्रोहियों का साथी बता दो, और जितने मुसलमान हैं इन्हें सबको ले जा करके एमआईएम के पीछे खड़ा कर दो, और फिर सारा मैदान साफ हो जाए और हमें कोई चुनौती देने वाला ना रहे। ये बीजेपी का और आरएसएस का ये प्लान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस प्लान को इनके सफल नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? इनका मकसद अंततः
भारत को हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित करना है, उसके लिए ये सब काम कर रहे हैं। नहीं, अगर इनका मकसद हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित करना ही है तो वो लेकिन- मकसद खुलकर सामने आ जाए। आज मैं तो सिर्फ ये जानना लेकिन- चाहती हूँ, मैं नलपत साहब आपको शामिल करना चाहती हूँ। इतिहास की बार बार उदाहरण दे रहे हैं और इतिहास को कोट कर रहे हैं राकेश सिन्हा जी। टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को लिखा था और उसमें साफ किया था कि वंदे मातरम या भारत माता की जय हमारा नारा नहीं हो सकता है। टैगोर का उदाहरण मैं आपको दे दूंगी। इसके अलावा अंबेडकर ने भी जो मौजूदा कॉन्सेप्ट है देशभक्ति का उसको खारिज किया था। हम और हमारे जैसे बहुत सारे जो नौजवान अभी देश में हैं वो सब इन्हीं लोगों की वैचारिक किताबों को पढ़कर या साहित्य को पढ़कर बड़े हुए और आगे बढ़े और अपना मॉडर्न सोच रखते हैं। क्या आज ये मांग की जानी चाहिए, मांग होनी चाहिए कि ऐसे साहित्य को बैन कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये देशभक्ति के मौजूदा कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं, ताकि कम से कम युवाओं में वो भावना पैदा हो जो आरएसएस बता रही है? जी, मैं तो एडमिट करना चाहता हूं कि आरएसएस जो है, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द आरएसएस। बात तो ये है कि कई साल मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एक जर्नलिस्ट के वजह से बहुत कुछ काट कर दिया कुछ नेताओं, और उस समय मुझे सहारा मिल गया दो जगह। एक तो था रेडियंस जमात इस्लामी का मैगजीन, दूसरा था ऑर्गेनाइजर आरएसएस का मैगजीन। तो मुझे तो बड़ा रिस्पेक्ट है जमात इस्लामी को और आरएसएस को, ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये आई वुड लाइक टू मैं ऐड करना चाहता हूँ, दोनों ध्रुवों पे आप बराबर मैं तो एक बिल्कुल दोनों तो हिंदुस्तानी है, दोनों तो भारतीय है, दोनों तो इंडियंस है, इसलिए सही बात आप कहते हैं। मुझे बहुत डर लगता है ये हिंदू मुस्लिम हिंदू ये बात अभी टीवी में, प्रेस में, मीडिया में, बातचीत में ये हिंदू मुस्लिम, क्योंकि एक 100 इयर्स पहले ये बातें कौन ले आ रहा है? आप लोग बताइए ना, 80 इयर्स पहले, 90 इयर्स पहले ऐसे ही बात तो फैला गया। हाँ। और हम सब जानते हैं क्या हो गया भारत में वो बातें फैलाकर। तो दूसरी बात यह है कि मैं सच में जो जेएनयू में जो हो गया, वो जो अरेस्ट कर दिया, वो सेडिशन तो कह दिया, मैं उनका खिलाफ था। क्योंकि बात तो ये है, हमारा तो कॉलोनियल लीगल सिस्टम है। ये कॉलोनियल सिस्टम में किसी को अरेस्ट करना बहुत आसान है, और कांग्रेस तो कुछ नहीं किया वो सिस्टम बदलने के लिए। कांग्रेस भी बहुत सारे लोग को अरेस्ट किया। तो ये कॉलोनियल सिस्टम बहुत आसान से यूज कर सकता, लोगों को अरेस्ट करना, फॉल्स केस डालना। अभी आपके मेरे ऊपर में किसी के ऊपर डाल सकता, और 10-20 साल हम कोर्ट में जाकर हम तो ये केस फाइट करना पड़ेगा, बिल्कुल फॉल्स केस। तो ऐसे एक कॉलोनियल सिस्टम हम निकालना चाहिए। आप ये मांग करते हैं कि औपनिवेशिक जो कानून और जो विचारधारा है या जो रूल हैं उसको निकालना चाहिए, सेडिशन लॉ को खत्म करना चाहिए। क्या आप ये भी मांग करते हैं कि मौजूदा वक्त में जो देशभक्ति के पैमाने गढ़े जा रहे हैं उसको अब नए सिरे से शामिल किया जाना चाहिए कानून में, संविधान में? बात तो है देशभक्ति आरएसएस को है, बहुत सारे लोग को है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सेडिशन हमेशा हम अभी सुनते हैं। एक कहानी है, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। वुल्फ नहीं था, बट एक बॉय क्राई किया वुल्फ वुल्फ वुल्फ। तो सच में वुल्फ आ गया तो कोई भी वो वुल्फ है। हाँ, तो बिल्कुल प्रॉब्लम हो। तो हम सेडिशन एक स्टूडेंट को, एक दूसरा आदमी को, इनको मैं शामिल करना ये तो चाहती बहुत हूं डेंजरस है। को असल सेडिशन हमारे बीच में आएंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। नलपत साहब औपनिवेशिक कानून को खत्म करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये झूठा हुआ खड़ा किया जा रहा है, भेड़िया आया, और उससे एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये माहौल कौन बना रहा है और क्यों बनाया जा रहा है? वोट के लिए इसमें बहुत सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, 5 राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि पिछली बार बिहार से पहले एक मुद्दा उठा रिजर्वेशन का, और अब 5 राज्यों में इलेक्शन है, जिसमें से एक राज्य असम, जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है वो जीत सकती है। वो अब आपने नेशनलिज्म की बात शुरू कर दी। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है और जो समझने, एवरी राइट थिंकिंग इंडियन नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस, कि कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आपको राष्ट्रगान, आपको नेशनल एंथम भी गाना है। भारत माता की जय तो बहुत दूर की बात है। लेकिन पहले अब ये कांग्रेस भी वही कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कर रही थी, कि सॉफ्ट हिंदुत्व से शुरू करो, नेशनलिज्म की डिबेट में घुस जाओ, ताकि जो फील्ड है
वो सारे का सारा भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला ना रहे। मैं यहाँ राज बब्बर जी है, मैं उनसे एक छोटी सी बात, लेकिन जी आप सवाल पूछिए, मैं भी पूछना चाहती हूँ। हाँ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं एक हिंदुस्तानी और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, क्या मेरे लिए भारत माता की जय बोलना जरूरी है या नहीं? मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब जानना। मेरे ख्याल से ये कोई सवाल नहीं है कि एक हिंदुस्तानी के लिए भारत माता की जय बोलना जरूरी है कि नहीं। सवाल और जवाब ये है कि हिंदुस्तानी के लिए ये जरूरी है कि वो अपने देश से मोहब्बत करता है कि नहीं करता। मैं अगर जय हिंद बोलता हूँ या मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, समाजी तौर पे जैसे लोग कहते हैं कि साहब माँ बाप के पांव छूना ये कर्तव्य है, लेकिन एक व्यक्ति ये भी कहता है, ये व्यक्ति अगर मिल जाए माँ बाप के पांव छूना हमारा धर्म है। तो मैं अगर जब दूसरा सवाल राज बब्बर जी, नहीं, अगर आप इसमें साफ जवाब नहीं देंगे राज बब्बर जी, अगर साफ जवाब नहीं देंगे तो आप बीजेपी को मदद करेंगे, अपना बैकग्राउंड भी खो देंगे। मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं किसकी जय बोलूं। मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूं अपने देश की खातिर। मैं जय क्यों बोलूं? जय बोलने के बाद पता लगा मैं गद्दारी करूं, ऐसा कौन सी जय वाला? मेरे जय बोलने वाले पीठ दिखाएं कि ऐसे जय का। मनीष, आप दूसरा सवाल क्या पूछना चाहते हैं? सवाल है, अब इन्होंने ये कह दिया बोलना जरूरी नहीं है। मेरा दूसरा सवाल है, क्या जो महाराष्ट्र असेंबली में इनके एमएलए नहीं, देखिए भाजपा और आरएसएस की तो हम बात ही नहीं करें क्योंकि उनको तो ये मुद्दा है, उनके फेवर में जाता है। क्या ये जो महाराष्ट्र असेंबली में वारिस पठान के साथ हुआ और जो इन कांग्रेस एमएलए ने किया, क्या ये इसकी निंदा करते हैं, उसके खिलाफ है? मैं कतई निंदा नहीं करता हूं, क्योंकि उसका बुनियादी जवाब ये है जो कहना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो सदन में बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, ये सदन का अपमान करते हैं, हमारे देश के उस संविधान का अपमान करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करते हैं, जो इस तरह की चीजों का बढ़ावा देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ भारत माता की जय करना। इस तरह के जो लोग बातें करते हैं, इस तरह के जो लोग बातें करते हैं, वो अपमानित करते हैं उस सोच को अंदर लेके। विधानसभा में क्या भारत माता की जय न बोलना संविधान का उल्लंघन है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर आपकी निंदा करने में इसलिए क्यों कि घबरा रहे हैं? वो व्यक्ति उस भी चीज को बढ़ावा देता है। हाँ। वो उस चीज को बढ़ावा दे रहा है। समाज के अंदर एक व्यक्ति खड़ा होकर एक समुदाय को इकट्ठा कर रहा है। अगर कांग्रेस क्लियर कट स्टैंड नहीं लेगी, जैसा राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर लिया, जैसा राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर लिया, तो हमेशा ये माना जाएगा कि कांग्रेस दोनों तरफ चलने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ जनता के पास चलें, बेचारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी राकेश सिन्हा जी, मेरा सवाल आपसे ही है, क्या भारत माता की जय बोलना, तिरंगों को सल्यूट करना, यही राष्ट्रभक्ति का पैमाना है? राष्ट्रभक्ति का ये प्रतीक है, पैमाना नहीं, प्रतीक होता है। जब आप प्रतीकों का यदि उल्लंघन करते हैं तो उसके पीछे तर्क होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कोई गूंगा व्यक्ति जय नहीं बोल सकता है, या कोई व्यक्ति कहेगा मैं जय नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई कहता है किसी हालत में मैं जय नहीं बोलूंगा, किसी हालत में तिरंगे को सैल्यूट नहीं करूंगा, तो क्या आपको वो अच्छा लगेगा? अच्छा न लगना अलग बात है और सजा देना अलग बात है। इनके सवाल अच्छा न लगना अलग बात है और सजा देना अलग बात है। समाज को बाइनरी में मत बांटिए, मैं या तुम, हम सब भारतीय हैं, सब देशभक्त हैं। इसमें अगर राष्ट्रवाद के डिस्कोर्स में कहीं सवाल उठ रहा है तो हम सबको उस डिस्कोर्स के द्वारा दूर करना है। मेरा सीधा सवाल है कि उन प्रतीकों के प्रति अपमानजनक बातें रखना और ये संकल्प रखना कि उन प्रतीकों का अपमान ही करना है, उन प्रतीकों से दूर भागना है, तो क्या फ्रीडम मूवमेंट से लेकर आज तक जो लोग उन प्रतीकों का सैल्यूट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? दूसरी इसका उत्तर सुन लीजिए जो मनीष जी ने कहा। देखिए, आरएसएस चुनावी कैलेंडर के अनुसार अपनी बातें नहीं रखता है। इस देश में कोई ऐसा साल नहीं है जब चुनाव नहीं होता है, तब तो आरएसएस अपना कार्यालय बंद कर दे, लोग मुंह सिल कर ले। जी, मेरा सवाल सबसे है कि हर एक दूसरा टर्म आ रहा है हर दूसरे दिन, तो शायद हम वो दिन दूर नहीं है कि हमारे देश में एक सिविल वॉर आ जाएगा, क्लैश बिटवीन द आइडियोलॉजीज, और प्रोबेबली वो बीजेपी का ये टर्म खत्म होने तक आ जाएगा। तो उसका क्या है आपका? आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं लगता है। क्यों? कोई नया टर्म आप एक बार जान लीजिए। पिछले भारत के संविधान में आस्था रखिए, हाँ, लोकतंत्र में आस्था रखिए। भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश को बर्बाद करना चाहती है तो वो नहीं होगा। देखिए, जब समाजवादी पार्टी यूपी का बर्बाद नहीं कर पाई तो कोई पार्टी किसी को बर्बाद नहीं कर सकती। दरअसल ये बाकायदा उत्तर प्रदेश के चुनाव की राकेश सिन्हा जी और हमारे जावेद साहब जो है समाजवादी पार्टी से, बीजेपी ये दोनों अपने अखाड़े तैयार कर रहे हैं। मैं बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है, मैं बीजेपी को अनाथ कैसे छोड़ दूं यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, अब आप साबित कर दिए हम तो कहते नहीं, आप उनकी मां भी है, उनके बाप भी है, आरएसएस ही सब कुछ। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ पठान साहब से कि एमआईएम के नेता हैं और सदन ने उन्हें निलंबित भी कर दिया। अगर हिंदुस्तान की 125-125 करोड़ जनता देखी जाए तो मुश्किल से ज़्यादा 2 या 3 लाख व्यक्ति
ऐसे मुद्दों पे जो है दिलचस्पी रखते हैं और राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो। और बाकी के जो व्यक्ति हैं सुबह 8 बजे निकलते हैं घर से और रात के 9 बजे आते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होती है राजनीति, क्या करते हैं, कुछ नहीं मतलब होता। उन जो व्यक्तियों का पैसा सदन में लगता है, वो जो सरकार जनता के रूप में टैक्स देती है, आप ये फालतू की बहस करके उन पैसे को बर्बाद करते हो। क्या आप लोग एक तरीके से गलत काम कानून की उल्लंघन नहीं कर रहे? पर असर पड़ता है जब उनके लिए ड्रेस कोड तय होता है, उन व्यक्तियों पर असर पड़ता है जब उनके लिए खाने पीने की कसौटी तय होती है कि वो क्या खाएं और क्या घर में रखें, तब उन व्यक्तियों पर असर पड़ता है। जब दंगे होते हैं तब भी उन व्यक्तियों पर असर पड़ता है। तो ये जो बहसें होती हैं ये वहां से यहाँ से उठकर वहां तक जाती हैं। जी पठान साहब। अच्छा, मेरा जवाब तो सुन लिए। मैं तो असेंबली में बैठा हुआ था, मेरे कलीग का बयान चल रहा था उसके ऊपर गवर्नर के भाषण में, मगर ये लोगों ने मिलके एक सोची समझी साजिश के तहत ये जानबूझकर खड़े हो गए, बीच में खड़े होके बोला कि बोलिए पहले ये बोलिए, पहले ये बोलिए। अरे महाराष्ट्र का किसान भूखमरी से मर रहा है, दाल का भाव 200 के ऊपर चला गया है, विजय माल्या पैसे लेके भाग गया है, ये सारे मुद्दों को इनको हटाना था। ये सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर एक साजिश रची और सदन में ये चीज उठाई ताकि इनका ध्यान भटके, और आज सदन को इन लोगों ने चलने नहीं दिया। पठान साहब, चलने नहीं दिया। अगर आप बार बार यही मुद्दा उठाना चाहते हैं तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। ये मुद्दा तो 10 दिन पहले उठाया था मोहन भागवत जी ने, उसके बीच में तो किसी ने कुछ नहीं बोला था। आप और आपके पार्टी के नेता 11वें दिन जाकर इसके बारे में कि हमारी गर्दन कट जाए तो कट जाए, मगर हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, रैली में जाकर बोलने की क्या जरूरत थी? आप बोलते महंगाई का मुद्दा ले आते, बेरोजगारी का मुद्दा ले आते और जितने भी देश में सरकार की विफलताएं हैं वो लोगों के सामने ले आते। ये मुद्दा जोड़ने की जरूरत क्या थी? बोला था विजय माल्या ने संदेश भेजा होगा इनको। देखिए वो जो विजय माल्या ने संदेश नहीं भेजा, आरएसएस ने बाकायदा तरीके से इनको तैयार किया, जैसे पहले तैयार करते थे इस बार भी तैयार कर दिया। ये कांग्रेस के विकास की बात की थी, दलित माइनॉरिटी सबके विकास की बात की थी। ये बात हम तो सदन में नहीं लाए ना, सदन में तो ये लोगों ने उसको उठा दिया। ये लोगों ने मुद्दा बना के सदन को चलने नहीं दिया क्योंकि इनके भ्रष्ट जो नेता है वो जेल में है, कुछ नेताओं के ऊपर केस चालू है, हजारों करोड़ का करप्शन करके बैठे हैं ये राष्ट्रवादी वाले, उनके ऊपर केस चालू है। तो ये सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए, किसानों के ऊपर ध्यान नहीं हो, ये सारी चीजों के लिए इन लोगों ने इस मुद्दे को सदन में उठाया और एक सोची समझी साजिश के तहत हमको सदन से निलंबित कराया और पूरे लोगों ने मिलके कराया। कांग्रेस का दुमुखटा चेहरा सामने आया कि वो खुद चाहता था कि सदन नहीं चले, वरना और उनके जितने करप्शन की चीजें हैं वो हम सब सामने लाके खोल देंगे। हमारा बयान चल रहा था कि कहां गया विजय माल्या, प्लेन में चला गया तो वो खुश होकर बोल रहा होगा देश को कि भारत माता की जय, मैं 9,000 करोड़ लेके निकल गया। भाई राकेश जी, अब तो कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ है, एनसीपी भी आपके साथ है और दूसरी पार्टियां भी आपके मेरे साथ नहीं, भारत माँ के साथ है। आपकी विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए सत्ताधारी पार्टी भी है, आपकी विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए अब कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। आप लोग एक कमीशन क्यों नहीं बना देते जिससे ये तय हो कि देशभक्ति का पैमाना क्या हो? एक कमीशन बना दीजिए, वो देश में बहस करा लीजिए, संसद में बहस करा लीजिए और एक संविधान पास कर दीजिए, रूल बना दीजिए और लोग जान जाएंगे कि कम से कम हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे तो हमारी देशभक्ति प्रूव हो जाएगी। पहले अंग्रेजों से याचना करना भी देशभक्ति थी, बाद में जाकर क्विट इंडिया देशभक्ति बनी। देशभक्ति और राष्ट्रवाद का एक भावनात्मक स्वरूप होता है जो एक सब्जेक्टिव होता है, उसको आप पैमानों के आधार पर नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं नहीं मानता कि ये एक व्यक्ति विधायक और एक सांसद यहाँ पर ये इसने पूरे देश को जो है का इतना बड़ा उसने जो है पूरी सोच को अपने अंदर समेट लिया, उसके खिलाफ खड़ा हो गया। ना इनकी हैसियत है और ना ये खड़े हो सकते हैं इस देश का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो। आप दलितों पर सवाल उठा देंगे, दलित कहता है जय भीम या जय भारत, वो तो नहीं कहता कुछ और इसके बाद। नहीं, मेरा कहना यह है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं और आपके सामने भी कह रहा हूं कि देश के नागरिकों को देशभक्ति समझाने की या पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सब जानते हैं, सब अपने कर्तव्य भी जानते हैं। चुनौती मिल रही है देश के लोगों को, उनकी समझदारी पर चुनौती मिल रही है। सुन लीजिए, और देश का विशाल बहुमत देशभक्त है। इन देशभक्तों को सांप्रदायिक ताकतों के खेल में नहीं कूदना चाहिए, उनसे अलग रहना चाहिए। मैं इसका एक जवाब जानकारी देना चाहता हूं। जेरेमी कोर्बिन ब्रिटेन के विपक्षी पार्टी के नेता हैं। ब्रिटेन की संसद में जब भी उनका राष्ट्रगीत चलता है, जेरेमी कोर्बिन बैठे रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रगीत में
रानी का नाम आता है उस बात से वो सहमत नहीं है, क्योंकि मोनार्की का सपोर्ट है, इसलिए बैठे रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जेरेमी कोर्बिन को राष्ट्रद्रोही नहीं घोषित किया जाता है, जेरेमी कोर्बिन की सदस्यता खत्म नहीं की गई है। मेरे ख्याल से हमारे जनतंत्र को कैसे व्यापक बनाना चाहिए, ये सवाल हमारे सामने महत्वपूर्ण है। और जनतंत्र को जिस उल्टी दिशा में ले जाया जा रहा है वो चिंतनीय है। जनतंत्र की जगह पर बहुसंख्यकवाद लाया जा रहा है। जनतंत्र के अंदर, राकेश जी एक मिनट, जनतंत्र के अंदर अल्पमत को गुंजाइश रहती है बात रखने की। आज माहौल जो बनाया जा रहा है, जनतंत्र के अगर बहुमत मिला है तो अल्पमत को रगड़ दो, बुलडोज कर दो, ये चिंतनीय है। मेरे ख्याल से इस बहस ये बहस तो खत्म हो जाएगी, लेकिन ज्यादा हम सब लोगों को मिल करके ये सोचना चाहिए, ऐसी ताकतें जो चाहे मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ताकतें हो या हिंदू फंडामेंटलिस्ट ताकतें हो, उनके खिलाफ बच करके कैसे संविधान को बचाया जाए, ये सवाल बड़ी चुनौती हमारे सामने। दूसरा और एक बात है जी, ये ऐसा जो देशभक्ति है वो नियम से नहीं आ सकता, क्योंकि बात तो ऐसे है कि हमारे जनता जानते हैं ये कॉलोनियल लॉ है, बहुत कुछ लॉ है, इसलिए वो लॉ का रिस्पेक्ट ही बहुत कम हो गया, क्योंकि इतना लॉ है। अभी आप देख लीजिए, एक कंपनी शुरू करना है या कुछ काम करना है, कितने नियम है भारत में, कॉलोनियल नियम। तो और एक नियम, राज बब्बर साहब जैसे कहते, और एक लॉ को लेके आएंगे तो देशभक्ति तो को बढ़ावा नहीं दे सकता। ये सब एक मन के अंदर की बात है, और ये सब बहुत केयरफुली से अब मोबिलाइज करना है। आप ये सरकार को उपयोग में यही तो मैं शुरू से पूछ रही हूँ कि अगर ये भावनात्मक सवाल है, मन के अंदर की भावना है, तो ये कौन तय करेगा? वो पठान साहब भी कह रहे हैं और वैसे भी कह रहे हैं हमारे मन के अंदर तो बहुत अच्छी भावना है देश को लेकर, ये भी कह रहे हैं हमारे मन के अंदर बड़ी अच्छी भावना है देश को लेकर, ये कह रहे हैं हमारे मन की भावना ये कहती है, वो कह रहे हैं हमारे मन की भावना ये कहती है, ये कह रहे हैं वो गलत है, वो कह रहे हैं हम ये गलत है। अब ये कैसे तय होगा कि कौन सही है? मैं कहता हूँ सनातन धर्म क्या है? बहुत सारे रास्ते हैं, एक ही डिविनिटी है। तो बात तो ये है कि ऐसे जो एक सनातनी विजन है, वो विजन ये है कि ये कहे, यदि जय हिंद कहेगा या जय भारत या भारत माता की जय, ये सब एक ही है, और वो है मेरे ख्याल से ग्रेटनेस ऑफ सनातन धर्म। आज आप ये कहते हैं कि वो विधायक को सजा देना गलत था? बिल्कुल गलत था। ठीक है, मैं आखिरी कमेंट लेना चाहती हूँ मनीष से। मनीष, एक नागरिक के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में आपको क्या लगता है भारतीय नागरिक का कर्तव्य, फर्ज, कर्म क्या होना चाहिए? क्या अब नए सिरे से ये डिफाइन होने का वक्त आ गया है? देखिए, अगर ये जो अभी की सरकार है अगर ये रही और कांग्रेस का जो अब नया नज़रिया है अगर ऐसा ही चलता रहा, तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है इस देश में। लेकिन मैं एक आखिरी कमेंट देना चाहूँगा कि बहुत जल्दी इस बात की संभावना है कि कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनेगी। तो मैं वो दिन देखना चाहूँगा जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाके कश्मीर में पीडीपी की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जो बनेंगी अब, और उनके मंत्रियों से भारत माता की जय कश्मीर की सड़क पे बुलवाएंगे। नहीं तो उस सरकार में से इनको निकल जाना चाहिए। ये मेरा आखिरी कमेंट। मैं तो यही कहूंगी कि भारत माता एक आदर्श कल्पना है, जिस आदर्श कल्पना में ये है कि किसी को रोग ना हो, शोक ना हो, दुख ना हो, मातम ना हो, झगड़ा ना हो, विवाद ना हो, एक आदर्श कल्पना है। इस आदर्श कल्पना को अगर बनाकर रखा जाए तो शायद किसी के लिए ये कहना मुश्किल ही नहीं होगा भारत माता की जय। आप लोग उस आदर्श कल्पना को पहले स्थापित करने की कोशिश कीजिए, जिस आदर्श कल्पना के तहत आप लोग भारत माता की जय करवाना चाहते हैं। और अगर आप इसको नहीं स्थापित करना चाहते हैं तो आप ये बता दीजिए कि देश के नागरिकों के लिए भारत माता के या अपनी देशभक्ति साबित करने की शर्तें क्या हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमेशा ये विवाद बना रहेगा। आज बहस यहीं पर खत्म। यह सवाल देश को आतंकित कर रहा है। नमस्कार, शुक्रिया। पीडीपी के